अच्छा, आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी मतलब पढ़ने की? आपके इतने अच्छे मार्क आए थे, इसके पीछे आप मतलब कैसे आपने पढ़ाई करी? बहुत सारे बच्चे हैं जो जानना चाहते हैं कि टॉपर्स की स्ट्रेटेजी क्या होती है, तो अगर आप बताएंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट की हेल्प होगी। सबसे पहले तो जब एग्ज़ाम्स पास में हो तो आपको 1 महीने से पहले से मतलब 1 महीने पहले से आपको तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। और अगर यूनिट टेस्ट पास हो तो मतलब 1 वीक पहले तो तैयारी शुरू कर ही दीजिए। और ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, उससे पहले फ़ोन थोड़ा कम कर दीजिए। मतलब अगर ज़्यादा आप चलाते हैं इंस्टाग्राम और वो सब तो उसको डिलीट ही कर लीजिए। मेरा ऐसे ही था, मैंने सब जितने सोशल मीडिया ऐप्स थे सब अनइंस्टॉल कर दिए थे एग्ज़ाम आने से पहले, और फ़ोन अलग ही रख दिया था, सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज़ करती थी मैं। हमारे पास आपके लिए एक छोटा सा उपहार भी है, क्योंकि आपने इतने अच्छे मार्क्स आप लेके आई हैं और बहुत सारे लोगों ने आपको गिफ्ट किया है, तो मैंने हाँ, सोचा क्यों ना आपको मैं भी एक प्राइज़ दूँ, तो ये आपके लिए मेरी तरफ से। थैंक यू। जी। जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका द शिवम शो के इस खास एपिसोड पर। और आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं ईशानवी शुक्ला। इनके बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 10th में इन्होंने बहुत ही अच्छे मार्क प्राप्त किए हैं। आईसीएसई बोर्ड से हैं ये। कैसे इन्होंने अपनी पढ़ाई करी है, किस तरह से इन्होंने स्ट्रेटेजी फॉलो करी है, इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। इन्होंने टाइम टेबल कैसे फॉलो करा था, और ये काफ़ी होनहार छात्र हैं, तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पे आगे भी मिलते रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द शिवम शो। तो ईशानवी जी, द शिवम शो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। ये मेरा पहला इंटरव्यू है तो मैं इसको करने के लिए बहुत खुश हूँ। ओके, आपको कैसा लग रहा है इस समय? बहुत अच्छा लग रहा है। जी, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए, ताकि आपको बेहतर तरीके से हमारे दर्शक जान सकें। मेरा नाम ईशानवी शुक्ला है। मैं एक साइंस स्ट्रीम की स्टूडेंट हूँ। मैं अभी डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल में पढ़ रही हूँ, जो लखनऊ में स्थित है। और मेरी आईसीएसई क्लास 10th की परसेंटेज 93.4% थी। ओके, जब आपने अपना रिजल्ट देखा था तो उस समय क्या आपको इतनी एक्सपेक्टेशन थी कि आप कितने मार्क्स आएंगे? हाँ, मतलब एक्सपेक्टेशन थी इतनी, लेकिन जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा ही आए थे। ओके, तो आपने कितना एक्सपेक्ट करा था कि कितने तक आ सकते हैं? मेरा जब एंड में जब पेपर ख़त्म हो चुके थे तब मेरा 80% तक का था, मतलब 85 तक आ जाने चाहिए। लेकिन एक होता है कि मन में रहता है कि ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन होती है खुद से, तो बिल्कुल। उसमें 96% तक मैंने सोचा था। अच्छा, इतने तक आ सकते हैं। हाँ। ओके, तो आपकी जो ये सफलता रही है, आपने इतने अच्छे मार्क प्राप्त करे हैं, तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूँगी और अपने टीचर्स को देना चाहूँगी, जिनने मुझे आगे पढ़ाया, मुझे गाइडेंस दी, और टीचर्स ने जिनने मुझे पढ़ाया, बहुत सारे नोट्स दिलाए। ओके, तो सबसे पहले आप अपने माता पिता को श्रेय देना चाहेंगे। ओके, क्या आप अपने आप को श्रेय नहीं देंगे कि आपने इतनी मेहनत करी, तो अपने आप को भी तो देना बनता है श्रेय। हाँ, जी। खुद को श्रेय देना मतलब ऐसे खुद में तो पता ही है कितनी मेहनत करी, लेकिन बाकी सबको श्रेय देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। क्योंकि उनने ही, माता पिता ने ही पढ़ाया है मुझको यहाँ तक 10th तक, और सारी फीस भरी है उस सब के लिए, तो उनको सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है, और ओके। टीचर्स को भी। ओके, आपके विचार काफ़ी अच्छे हैं, संस्कार भी काफ़ी अच्छे हैं कि आप अपना श्रेय माता पिता को दे रही हैं। 10th के एग्ज़ाम के बाद आपको कोई गिफ्ट वगैरह भी मिले थे क्या? किसी ने कोई गिफ्ट प्रेजेंट दिया था आपको? हाँ, 10th के बाद वैसे तो अगर काउंट करना शुरू करें तो बहुत सारे गिफ्ट थे, इनडायरेक्टली दिए। तो मुझको बहुत सारी चीज़ें मिली थी, वैसे कपड़े मिले थे, और बहुत सारी पार्टीज़ हम लोग ने अरेंज करी थी, तो वो हुआ था। बाकी मम्मी पापा ने मुझे एक नया फ़ोन भी दिलाया था। क्या बात है। जब आपका रिजल्ट आया था तो आपके रिलेटिव्स वगैरह ने फ़ोन भी किए होंगे बहुत ज़्यादा, तो लोग आपसे क्या कह रहे थे उस समय फ़ोन कर करके, और आपको कैसा लग रहा था उस सिचुएशन जब लोग आपको फ़ोन करके कॉन्ग्रेचुलेसन, ये बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे, तो आप कैसा मतलब लग रहा था, और लोगों ने क्या क्या बोला आपको? हाँ, तो सबसे पहले तो जब रिलेटिव्स के आए थे तब मैं बहुत रो रही थी, पहली बात तो। रो क्यों रही थी? परसेंटेज मतलब इतना नहीं था मुझको ऐसा एक्सपेक्टेड, तो मैं रो ही रही थी उस टाइम। और उसके बाद स्कूल भी जाना था हम लोग को जिस दिन परसेंटेज आई थी,
तो उसी टाइम सारे रिलेटिव्स के फ़ोन आ रहे थे, तो मैंने जल्दी जल्दी बात करी थी सबसे, थैंक यू हुआ था पूरा, सबने कॉन्ग्रेचुलेशन दिया और बोल भी रहे थे क्यों रो रही हो, और ऐसे अच्छी खुशी की बात है ये, तो रोना नहीं चाहिए, लेकिन खुशी के आंसू थे, वो खुशी के बहुत आंसू थे। सेटिस्फैक्शन था अच्छा। उससे, तो बस। ओके। और आपके माँ बाप ने क्या कहा था? माँ बाप तो बहुत प्राउड थे, बोल रहे थे कि आगे के प्लान्स क्या होंगे तुम्हारे, वहीं से शुरू हो गया था प्लानिंग आगे की, 12th में कितनी परसेंटेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अब तो आईएएस बनना है, और इंजीनियरिंग के लिए अभी से भर देते हैं, शुरू करो, तो वही सब हो रहा था। ओके। तो आपको क्या करना पसंद है आगे फ्यूचर में, आप क्या बनना चाहेंगी? आगे फ्यूचर में मैं इंजीनियरिंग ही क्वालिफाई करना चाहूँगी, जेई का एग्ज़ाम, तो उसके लिए अभी प्रिपरेशन चल रही है मेरी 11th-12th की। ओके। 10th का कोई एक ऐसा मोमेंट जो आपको अभी तक याद हो? बहुत सारी चीज़ें हुई थी 10th क्लास में, उसमें से एक था वॉलीबॉल टूर्नामेंट हुआ था हमारे स्कूल में, एक रीजनल आईसीएससी टूर्नामेंट था वो, तो उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा करी थी हम लोग ने। हम लोग डेली आते थे, स्कूल में वैसे पढ़ाई नहीं होती थी उस टाइम, तो हम लोग आते थे थोड़ी देर, मतलब देखते थे, सारे जितने वॉलीबॉल वाले थे, मेरे काफ़ी दोस्तों ने उसमें पार्टिसिपेट करा था, तो उनके लिए चीयर करते थे, तो उसमें बहुत मज़ा आती थी। अच्छा, आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी मतलब पढ़ने की? आपके इतने अच्छे मार्क आए थे, इसके पीछे आप मतलब कैसे आपने पढ़ाई करी? बहुत सारे बच्चे हैं जो जानना चाहते हैं कि टॉपर्स की स्ट्रेटेजी क्या होती है, तो अगर आप बताएंगी तो बहुत सारे स्टूडेंट की हेल्प होगी। तो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि सबको बहुत कंसिस्टेंट रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 4 दिन पढ़ रहे हैं फिर 4 दिन भूल जा रहे हैं पढ़ना, बाकी सारी चीज़ों में फ़ोकस कर रहे हैं और सब भूल जा रहे हैं। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है, नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए और लिख लिख के बहुत प्रैक्टिस करिए। मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है कि मैंने बहुत लिख लिख के प्रैक्टिस करी है, तो लिख लिख के प्रैक्टिस करने से बहुत ज़्यादा अच्छे से लर्न होता है। आपने कोई टाइम टेबल ही फॉलो करा था क्या इसके लिए? हाँ, मैंने अपना शेड्यूल बनाया था, जैसे स्टडी प्लान बनाते हैं जी। वैसे मैंने अपना एक स्टडी प्लान बनाया था। जैसे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री है और मैथ्स, बायो है, तो मैंने इन 4 सब्जेक्ट्स को ऑल्टरनेट डेज़ पे करने का प्लान करा था, और बाकी हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी मैं डेली पढ़ती थी। नहीं, मैं इस बिहार पे पूछ रहा था कि बहुत सारे बच्चे होते हैं मतलब सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बना लेते हैं कि 1 घंटा मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 1 घंटा ये पढ़ना है, तो इस तरह का कोई टाइम टेबल आपने बनाया था क्या? मैंने इस टाइप का टाइम टेबल बनाया नहीं था। मैं क्या करती थी कि मतलब जैसे जिस दिन पे जितनी पढ़ाई करनी है उसका मैं एक टू डू नोट जैसा बना देती थी, कि नोट में इतना लिख देती थी कि इतना इतना इस चैप्टर से इस सब्जेक्ट में कवर करना है। ओके। तो मैं उतना उस दिन में मतलब एक प्लान रखती थी कि इतना कवर करना है तो मैं करूँगी। ओके। आप अपने नोट्स किस तरह बनाती थी? तो अपने नोट्स के लिए मैं सबसे पहले बुक्स अपनी रेफ़र करती थी जो स्कूल की थी, तो मैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाले पार्ट्स होते थे सबसे पहले मैं उनको हाईलाइट करती थी, और स्टिकी नोट्स होते हैं उस पे लिख लेती थी जो चीज़ें नहीं समझ में आती थी। फिर मैं अपने नोट्स के लिए उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को और शॉर्ट वे में लिखती थी, ओके। और बाकी डायग्राम्स और वो सब जो मैं गूगल से हेल्प लेती थी, और बाकी यूट्यूब से भी बहुत हेल्प मिलती है, ओके। तो उससे बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाती थी अलग चीज़ें लर्न करने की, तो उनको भी मैं लिख लेती थी। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे डिमोटिवेट फील करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो ऐसे बच्चों के लिए आपका क्या सजेशन है? सबसे पहले तो ऑनलाइन बहुत सारे मेथड्स आते हैं, जैसे पोमोडोरो मेथड है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, तो उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। इसको ज़रा एक्सप्लेन करिए, क्या है ये पोमोडोरो हाँ, मेथड? तो पोमोडोरो मेथड का क्या मतलब हुआ कि आप जैसे 15 मिनट पढ़ रहे हैं या आधा घंटा पढ़ रहे हैं, तो 15 मिनट पढ़ने के लिए आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। और आप आधा घंटा पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आप 20 मिनट 30 मिनट ऐसे ब्रेक ले सकते हैं। तो उससे ये होता है कि आपको बोरिंग भी नहीं लगता है कि पढ़ रहे हैं बहुत देर से, और आपको थोड़ा सा फ्री टाइम भी मिल जाता है, तो उससे कंटिन्यूएंस बढ़ी रहती है। आप कभी डिमोटिवेट हुई हैं? हाँ, वैसे तो डीमोटिवेट तो बहुत होते थे। फिर आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करती थी? थोड़ा पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, और फ्रेंड्स होते हैं स्कूल के, तो स्कूल फ्रेंड से भी बहुत मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा कंपटीशन लगता है, और टीचर्स भी थोड़ा कंपटीशन बढ़ाते हैं, तो उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है और पढ़ने की। ओके। आपकी जो 10th की जर्नी रही थी उसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह से आपकी 10th की जर्नी मतलब चली थी?
मैंने अपनी 10th में वैसे तो बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया है और साथ में पढ़ाई भी करी है, बहुत पढ़ाई करी है मेरे ख्याल से। पढ़ाई तो करी है तभी इतने अच्छे मार्क्स आपके आए हैं। जी। बहुत पढ़ाई करी है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मेरा बहुत पार्ट था। मैं डांस में, सिंगिंग में और आर्ट्स वाले में जितने भी कंपटीशन होते थे और डिक्लेमेशन में भी पार्ट लिया है मैंने। बहुत सारे जितने बाहर जाके स्कूल्स में पार्टिसिपेट करना होता था उसमें मैंने बहुत पार्टिसिपेट करा है और साथ में ऐसे क्लासेस भी बहुत स्किप हो जाती थी मेरी, लेकिन कवर कर लेते थे। ओके। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि आप कई सारी एक्टिविटी आपने करी हैं स्कूल्स में, जैसे कि आपने बताया डांसिंग, सिंगिंग, तो क्या सिंगिंग आपको पसंद है क्या? हाँ, सिंगिंग मतलब मैंने बचपन से करी है, स्कूल में ही करी थी। वैसे इसकी कुछ प्रैक्टिस नहीं करी थी। मेरा डांस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा, डांस में इंटरेस्ट ज़्यादा है आपका। तो वैसे कॉयर में सिंगिंग करी है मैंने। डांस मैंने मतलब फ्रेंड्स के साथ और वैसे करा है, ग्रुप्स में ही करते हैं वैसे। ओके। यहाँ पे अब बात आपकी एक्टिविटी की चल रही है, तो आपकी हॉबीज़ क्या हैं? आपको सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद है? तो मेरी हॉबीज़ डांस है, सिंगिंग है, स्केचिंग है और कुकिंग भी है। ओके। तो जैसे भी मैं पढ़ाई से बोर होती थी 10th में, या फिर मतलब मोटिवेशन के लिए ही एक टाइप से बोल सकते हैं कि थोड़ी देर पढ़ के बोर हो रहे हैं, तो मैं थोड़ी देर स्केचिंग कर लेती थी या फिर डांस की थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेती थी, तो उससे थोड़ा मन बहल जाता था। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट वैसे मैथ्स था और इंग्लिश भी था। दोनों साथ में ही रहते थे, मतलब है दोनों बहुत अपोजिट, लेकिन दोनों मुझे साथ में ही अच्छे लगते थे। सबसे ज़्यादा कौन सा? दोनों इक्वल है फिर? इक्वल थे दोनों। ओके। तो मैथ का कौन सा पोर्शन आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मैथ्स में जो सबसे ज़्यादा अच्छा मुझको लगता था वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट और सेट्स और मैट्रिसेस और लीनियर इनइक्वालिटीज़। ये 4-5 चैप्टर्स थे जो बहुत आसान थे मैथ्स में क्लास 10th की। तो बहुत अच्छे लगते थे मुझको। बहुत सारे बच्चों को मैथ बहुत ज़्यादा टफ लगता है। कहते हैं कि मैथ मुझे सब्जेक्ट ना मिले बाकी सब मिल जाएं। तो मैथ को पढ़ने की सही अप्रोच क्या होनी चाहिए ताकि बच्चों को इजी लगने लगे मैथ आपके अकॉर्डिंग? मैथ पढ़ने का वही एक वो है, मूल है कि आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। डेली सॉल्व करेंगे आप क्वेश्चंस तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आप कोई ट्रिक्स वगैरह फॉलो करती थी जिससे आपको मैथ इजी लगने लगा? हाँ, तो मैथ की मैंने एक अलग से कॉपी बना रखी थी जिसमें मैंने सारे मतलब फॉर्मूलेस लिख रखे थे और मतलब अलग से डायग्राम्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वो सब लिख रखे थे। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सॉल्व्ड इक्वेशंस मतलब सॉल्व्ड क्वेश्चंस वाला एक मतलब बुक भी ख़रीद रखी थी जिसमें सैम्पल पेपर्स थे, बहुत सारे मॉक टेस्ट थे, तो उनको लगाने से भी बहुत अच्छा होता है। ओके। ये तो बात हो गई आपके फेवरेट सब्जेक्ट की। तो कोई सब्जेक्ट ऐसा भी होगा जो आपको बहुत ज़्यादा टफ लगता होगा, तो वो कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको टफ लगता है? जो सब्जेक्ट मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगता था वो था फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ भी बहुत टफ थी। मतलब अच्छी भी लगती थी लेकिन टफ भी थी। अच्छा। तो इन सब के लिए मैं क्या करती थी कि मैं ऑल्टरनेट डेज़ पे पढ़ती थी। मैं फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा लगाती थी क्योंकि न्यूमेरिकल्स का ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स होते हैं पेपर में 10th के, तो मैं न्यूमेरिकल्स बहुत लगाती थी। मैथ के लिए तो कंसिस्टेंसी ही थी, जितना कंसिस्टेंट रहो उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। और केमिस्ट्री के लिए मैं बोलूँगी कि डेफिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करनी चाहिए और जितनी केमिकल इक्वेशंस हैं उनको सबको अच्छे से लर्न करना चाहिए और जितने से जितने वीडियो हो सकते हैं समझने के लिए वो देखने चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मतलब ये सोचते हैं अच्छे मार्क आ जाएं मेरे 10th क्लास में, मतलब जो भी एग्ज़ाम हो उसमें अच्छे मार्क्स आ जाएं। हाँ। लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर देते हैं। तो आप मतलब क्या कहना चाहेंगे, किन किन गलतियों को करने से बचना चाहिए बच्चों को जब उनका एग्ज़ाम पास में होता हो? सबसे पहले तो जब एग्ज़ाम्स पास में हो तो आपको 1 महीने से पहले से मतलब 1 महीने पहले से आपको तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। और अगर यूनिट टेस्ट पास हो तो मतलब 1 वीक पहले तो तैयारी शुरू कर ही दीजिए। और ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, उससे पहले फ़ोन थोड़ा कम कर दीजिए। मतलब अगर ज़्यादा आप चलाते हैं इंस्टाग्राम और वो सब तो उसको डिलीट ही कर लीजिए। मेरा ऐसे ही था, मैंने सब जितने सोशल मीडिया ऐप्स थे सब अनइंस्टॉल कर दिए थे
एग्ज़ाम आने से पहले, और फ़ोन अलग ही रख दिया था, सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज़ करती थी मैं। अच्छा, जब आपके एग्ज़ाम का सिर्फ 1 मंथ ही बचा था तो उस समय आपने अपना टाइम टेबल कुछ चेंज किया था या फिर जो आपका रूटीन में चल रहा था उसी हिसाब से आप पढ़ रही थी? नहीं, एग्ज़ाम जब स्टार्ट हुआ था उससे पहले मेरा टाइम टेबल बहुत चेंज हुआ था, क्योंकि 1 महीने पहले से ही स्कूल की छुट्टियां मतलब शुरू हो गई थी। सिर्फ टीचर्स 9 से 11 तक बुलाते थे, 2 घंटे, उसमें हम लोग का थोड़ा सा रिविज़न ही चलता था। तो उसमें कभी कभी बच्चे जाते थे, वैसे डेली का नहीं था, वो सैटरडे संडे ऐसे ही होता था। तो उस टाइम मैंने सुबह का कर दिया था कि हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी सुबह लर्न करनी है। 2 चैप्टर के नोट्स, मैंने नोट्स बनाना शुरू कर दिया था, एकदम शॉर्ट हैंड वाले, 1 पेज के नोट मैं बना लेती थी 1 चैप्टर के, तो उससे मैं लर्न करती थी। और बाकी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इन सब में मैंने लर्न करना शुरू कर दिया था, और बाकी मैथ में जितने क्वेश्चन हो सकते थे उतने क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिया था। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कोचिंग्स पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कोचिंग्स नहीं पढ़ते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अच्छे मार्क्स लाने में कोचिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है या फिर नहीं? क्या लगता है आपको? मैंने कोचिंग तो नहीं करी थी, मैंने ट्यूशन लिया था। कोचिंग, मुझे लगता है कि ज़्यादा बच्चे साथ में पढ़ते हैं, इस चक्कर में मतलब अगल बगल ज़्यादा दिमाग घूमता है, मतलब दोस्त बनते हैं नए, तो उससे ज़्यादा पढ़ाई में कम मन लगता है, मुझे ऐसा लगता है। तो कोचिंग तो मैं नहीं करूँगी। ओके। बाकी ट्यूशन आप कर सकते हैं, ट्यूशन अच्छा रहता है, मतलब सारी चीज़ें क्लियर होती हैं और ज़्यादा अटेंशन आपको मिलती है ट्यूशन में। कोचिंग में इतनी अटेंशन नहीं मिलती है, मुझे ऐसा लगता है। सही कह रही हैं। ऐसा लगता है कि मतलब 10-20 मिनट के लिए टीचर आपको दे रहा है अटेंशन, बाकी सारे स्टूडेंट्स पे भी फोकस करना होता है इस चक्कर में। अच्छा, अब आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई, जो आपने परसेंटेज लेके आई हैं तो आपको इसको मेंटेन भी करना होगा, तो इसे मेंटेन करने के लिए आप किस तरह से परफॉर्म करेंगी? अब भी वही कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे, जितना पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से समझना ज़रूरी है। जैसे मतलब जिस दिन जो टीचर पढ़ा रहा है जो चीज़, उससे 1 दिन पहले से आपको थोड़ी प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए कि ये वाला पढ़ा रहा है तो थोड़ा प्रिपेयर कर लो, उसको थोड़ा सा रीड कर लेना चाहिए। तो मैं वही खुद से करना चाहूँगी, उसको ही रीड करूँगी और रीड करके लर्न करूँगी, नोट्स बनाऊँगी, वही सब। ओके। कुछ आपके इंटरेस्ट पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो सबसे पहले आप ये बताइए, आपको मूवी देखना पसंद है कि नहीं है? हाँ, मुझे मूवी देखना बहुत पसंद है। ओके। और मैंने बोर्ड से पहले, बोर्ड्स के टाइम पे भी मैंने मूवीज़ देखी हैं। ओके। लेकिन ऐसा था कि मतलब 15-15 मिनट जब भी टाइम मिलता था तब देख लेते थे, थोड़ा सा रिलीफ करने के लिए। ओके। कोई ऐसी मूवी जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया हो अब तक? जो एक मूवी थी जिसने मुझे बहुत प्रभावित करा, वो एक इंग्लिश मूवी है वैसे, डेड पोएट्स सोसाइटी। वो मतलब ऐसी स्टडी के ऊपर ही है, लेकिन उसमें क्या है कि एक स्कूल होता है, वहाँ पे वो बेसिकली पोएट्स के बारे में है। ओके। तो एक टीचर होता है, तो वो मतलब पोएटिक मतलब इंग्लिश लिटरेचर का ही टीचर है वो। ओके। तो वो अपने स्टूडेंट्स को मतलब प्रभावित करता है, इनकरेज करता है पोएट्री के लिए, एंड उससे ही रिलेटेड है पूरी मूवी। ओके। बहुत सारे बच्चे नेक्स्ट ईयर 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप अगर उनको कोई 3 टिप्स देना चाहें तो आप दे सकती हैं, ताकि उनके भी आप ही की तरह से अच्छे मार्क्स आएँ। मैं बोलना चाहूँगी सबसे पहले तो आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट और सैम्पल पेपर्स लगाने चाहिए। प्रीवियस 5 ईयर वाले तो लगा ही लीजिए मॉक टेस्ट और सैम्पल पेपर्स, और बाकी कंसिस्टेंट रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारे जितने क्वेश्चंस हैं, जितनी आपकी थ्योरी है, सब कुछ अच्छे से पढ़िए और लर्न करते जाइए। ओके। तो एक बार आपको फिर से बहुत बहुत बधाई, इतने अच्छे मार्क्स आपके आए हैं और आगे भी आपका यही सिलसिला जारी रहे अच्छे मार्क्स का। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, इससे काफ़ी बच्चों की हेल्प होगी। तो अपना समय देने के लिए आपका धन्यवाद। और हमारे पास आपके लिए एक छोटा सा उपहार भी है, क्योंकि आपने इतने अच्छे मार्क्स आप लेके आई हैं और बहुत सारे लोगों ने आपको गिफ्ट किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं भी एक प्राइज़ दूँ। तो ये आपके लिए मेरी तरफ से। थैंक यू। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इस चैनल के सारे वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।